हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। हमने ये भी देखा था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनता। अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन जाता है तो क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखी हैं बेटा। अगर आपने वो क्लास देखी है तो बहुत अच्छी बात है, इस क्लास में आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है बेटा तो उसका लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से रेफर करके उस क्लास को देख सकते हो। उस क्लास को देखने के बाद इस क्लास को देखोगे ना तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को पढ़ने के बाद फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। देन वी विल टॉक अबाउट आरएनए पॉलीमरेज कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, कैसे वर्क करता है और उसमें क्या क्या खास चीज़ें होती हैं, उसकी बनावट कैसे होती है। ठीक है। फिर अगर टाइम बचा हमारा तो फिर हम लोग चलेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पर, यानी स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है। एक मिनट बेटा, जरा चेक करने दीजिए सब कुछ बराबर दिख रहा है। दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग एक डीएनए लेते हैं। मेरे पास एक डीएनए है। ये कैसा होता है बेटा? ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। हाँ सर, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ऐसे छोटे छोटे से सेगमेंट्स हैं। ठीक। ऐसे छोटे छोटे से सेगमेंट्स हैं जिनका क्या होना है, जिनका ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनना है। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे से सेगमेंट्स हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा एक डीएनए है। डीएनए के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे से स्पेशल सेगमेंट्स हैं जिनके डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है। तो बेटा डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का ये वो पार्ट है ना जिसमें डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बनेगा। ठीक है। तो इस पार्ट को हम कहेंगे बेटा कोडिंग रीजन। क्या कहेंगे? कोडिंग रीजन। यानी वो पार्ट जो आरएनए बना सकता है, डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बना सकता है वो क्या है, कोडिंग रीजन है। ये भी आपका इतना पार्ट क्या है बेटा, ये भी आपका क्या है, एक कोडिंग रीजन है। ये भी क्या है, कोडिंग रीजन है। ठीक है। ये डीएनए का वो पार्ट है जो क्या कर सकता है बेटा, आरएनए बना सकता है। ठीक है। वो क्या है, कोडिंग रीजन है। तो कोडिंग रीजन एक्चुअली में क्या है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज कोडिंग रीजन। तो क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म mRNA, sorry, which can form RNA is called कोडिंग रीजन। तो डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बना सकता है वो तो कोडिंग रीजन हो गया। अब बेटा यहाँ पर बीच में एक और पार्ट बच रहा है, देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला। इस पार्ट को आप क्या कहते हो बेटा, इस पार्ट को हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं बेटा नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है। क्या कहेंगे बेटा, नॉन कोडिंग रीजन। अब नॉन कोडिंग रीजन क्या है, दैट पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन नॉट फॉर्म, विच कैन फॉर्म इज कोडिंग रीजन, विच कैन नॉट फॉर्म इज नॉन कोडिंग रीजन। यानी जो बना सकता है वो कोडिंग रीजन है, जो नहीं बना सकता वो क्या है, नॉन कोडिंग रीजन है। इसको भी डिफाइन कर लो, पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन नॉट फॉर्म, विच कैन नॉट फॉर्म, which cannot form RNA is called non-coding region।
उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बना सकता है ना, उसको हम कहते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या कहेंगे बेटा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो हो सकता है कि इतने बड़े डीएनए में, मैंने तो एक छोटा सा डीएनए बनाया है, आपका डीएनए तो 2.2 मीटर लॉन्ग होता है ना, अप्रॉक्सीमेट इतना होता है। तो इस इतने बड़े डीएनए में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कोडिंग रीजन हो सकते हैं। इन्हीं कोडिंग रीजन को हम क्या नाम दे रहे हैं? इन्हीं कोडिंग रीजन को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर दीज कोडिंग रीजन? दीज कोडिंग रीजन आर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाता है, आरएनए बनाने में हेल्प करता है, उस पूरे पार्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं? क्या कहते हैं बेटा? उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। अगर यहाँ से आरएनए बन सकता है तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यहाँ से आरएनए बन सकता है तो दूसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यहाँ से आरएनए बन सकता है ये तीसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को अगर डिफाइन करना हुआ तब आप क्या कहेंगे? तब हम कह सकते हैं बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म आरएनए is called transcription unit। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक, यानी जितना डीएनए है ना, डीएनए का पूरा पार्ट प्रोटीन नहीं बना सकता, एमआरएनए या फिर कोई आरएनए नहीं बना सकता। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो नहीं बनाते हैं, वो नॉन कोडिंग रीजन है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आरएनए बनाते हैं, वो क्या है? कोडिंग रीजन है। इन्हीं कोडिंग रीजन को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह रहे हैं। तो एक बात तो साफ हो गई कि पूरा का पूरा डीएनए जो है वो आरएनए नहीं बना सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात लिख सकता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है, कि द एंटायर डीएनए कैन नॉट फॉर्म आरएनए। पूरा डीएनए आरएनए नहीं बना सकता। ठीक है, डीएनए पर क्या होते हैं? छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। देयर आर स्मॉल सेगमेंट्स प्रेजेंट ऑन डीएनए विच कैन फॉर्म आरएनए आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं बेटा। तो एक बात तो यहाँ पर साफ हो गई है कि पूरा का पूरा डीएनए, यहाँ से यहाँ तक का डीएनए, पूरा का पूरा डीएनए आरएनए नहीं बना सकता। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द एंटायर डीएनए, द एंटायर डीएनए और कंप्लीट डीएनए, और complete DNA cannot form RNA। ठीक है, अच्छा जी, अगर पूरा डीएनए नहीं बना सकता तो इसका मतलब डीएनए पर क्या होते हैं? छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कोडिंग रीजन या फिर क्या कहते हैं उनको? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो देयर आर some small units, there are some small units are present on DNA which can form RNA are called transcription unit, are called ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, अब एक डीएनए पर आपको, यहाँ पर जो डीएनए आपको दिख रहा है, इस एक डीएनए पर 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, 1, 2 एंड 3। क्या सर ये 3 के तीनों यूनिट एक साथ आरएनए बनाएंगी? नहीं बेटा, यहाँ से जो आरएनए बनेगा वो अपनी एक अलग प्रोटीन बनाएगा, यहाँ से जो आरएनए बनेगा वो अपनी एक अलग प्रोटीन बनाएगा, यहाँ से जो आरएनए बनेगा वो अपनी एक अलग प्रोटीन बनाएगा। तो जब जिस प्रोटीन की ज़रूरत होगी तभी वो आरएनए बनेगा। समझ आई बात बेटा? यहाँ से जो आरएनए बनेगा, इसके ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनेगा वो अपनी एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। इसके ट्रांसक्रिप्शन से यहाँ पर जो आरएनए बनेगा वो अपनी एक अलग प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेशन के थ्रू। यहाँ से जो आरएनए बनेगा वो एक अलग प्रोटीन बनाएगा।
तो सेल के अंदर जब जिस प्रोटीन की नीड होगी कि हाँ हमें फलाना प्रोटीन चाहिए, तो हमें जिस प्रोटीन की ज़रूरत होगी ना, उस प्रोटीन को बनाने वाले आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से होगा। यानी उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ट्रांसक्रिप्शन होगा जिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की प्रोटीन की नीड सेल को होगी। बात समझ आई? यानी एक बात तो यहाँ पर और साफ हो जा रही है कि सारे कोडिंग रीजन यानी सारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एक साथ आरएनए नहीं बनते। ठीक है, और एक बात क्या क्लियर हो जा रही है, इससे आरएनए कब बनेगा ये बात का कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर कि ये अपना आरएनए कब बनाएगा। मेरी बात समझो, ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू अपना आरएनए बना रहा है, ये भी अपना ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू अपना आरएनए बना रहा है, लेकिन इसके ट्रांसक्रिप्शन से ये जो आरएनए बन रहा है, इसके बनने की प्रोसेस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पड़ोसियों का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। कौन से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या कर रही है इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर। मेरी बात समझो, ठीक है। अगर एक बेंच पर 4 लोग बैठे हैं और चारों अगर अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनका फोकस केवल क्लास में टीचर के ऊपर होता है, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर होता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, उस पर कंसंट्रेशन होता है। बगल वाला क्या कर रहा है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका काम क्या है, उनका काम है पढ़ना, वो पढ़ने पर फोकस करते हैं। बगल वाला क्या कर रहा है, वो पेन लेकर इधर उधर कर रहा है कि पेन बैग में रखा है कि कॉपी बैग में रखा है, बुक लिया है कि नहीं लिया है, इस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको केवल अपने से मतलब रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो जीवन में भी बेटा अपने आप से मतलब रखना चाहिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, दुनिया क्या कर रही है इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, क्योंकि अगर आप ख़राब स्थिति में है ना तो कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने आप पर फोकस करिए, आप क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, दुनिया क्या कर रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि दुनिया के करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपका और आपके फैमिली का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये अपने काम पर ध्यान देते हैं। इसका जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा ना, तो इसके ट्रांसक्रिप्शन पर इस वाले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है ना वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि पहली बात तो ये लिख रहे हैं कि जितनी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैं वो क्या होती हैं बेटा, इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से। तो क्या लिखेंगे बेटा कि ऑल द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ऑल द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट perform their functions, perform their function independently। यानी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वो अपने काम करती हैं, पहली बात। अब जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पर इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो सेम उसी टाइम पर इन दोनों का भी हो। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि सारे डीएनए के ऊपर, यानी इस डीएनए के ऊपर जितने भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैं उन सबका ट्रांसक्रिप्शन एक साथ नहीं होता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, आर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, आर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट present on entire DNA, present on entire DNA cannot form their RNA in same time। ठीक है, एक ही टाइम पर, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, एक इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ए सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स की बनी होती है बेटा, 3 पार्ट की। तो ए सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, a single transcription unit
ए सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स की बनी होती है बेटा? 3 पार्ट्स की बनी होती है। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं आओ देखते हैं। सबसे पहले बीच में लिखेंगे बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बेटा कितने पार्ट्स? सर 3 पार्ट्स। बना लेते हैं 3 पार्ट्स। सबसे पहला जो इसका पार्ट आता है ना बेटा, उसको हम लोग नाम देते हैं प्रमोटर का। क्या कहेंगे? प्रमोटर कहेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो होगा ना, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। क्या नाम दिया उसको? उसको नाम दिया बेटा हमने स्ट्रक्चरल जीन का। थर्ड पार्ट जो होगा ना बेटा इसका, उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटर का। क्या कह रहे हैं उसको? टर्मिनेटर कह रहे हैं। अब आओ देखते हैं कि क्या सीन है इसका। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, ये एक डीएनए है। ठीक, ये ऐसा क्या है? एक डीएनए है। अब इस डीएनए में ये एक क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ये क्या हो गई? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गई। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम लोग बाहर निकाल के बनाते हैं। ठीक, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हमने ऐसे बाहर निकाल के बना लिया। थोड़ा सा बड़ा बन रही है बेटा, कोई बात नहीं, हमको तो केवल समझना है ना, हमें तो केवल समझना है, इसलिए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये पूरा ग्रीन कलर का पार्ट क्या है? दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमें 3 पार्ट देखने हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है, अब अगर इसको हम 5 प्राइम एंड मानते हैं तो ये क्या होगा? 3 प्राइम होगा। ये 3 प्राइम एंड है और ये क्या है बेटा? 5 प्राइम एंड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ये वाला हिस्सा जो आगे की ओर है, आगे के हिस्से और इसमें कुछ बेस पेयर्स का हिस्सा ऐसे हमने मान लिया, ये क्या है बेटा? प्रमोटर का है। क्या है ये प्रमोटर है। ये क्या है? ये प्रमोटर है। ठीक है, पीछे के कुछ हिस्से को मैंने मान लिया, ये क्या है बेटा? टर्मिनेटर है। क्या है बेटा? ये टर्मिनेटर है। तो पहला पार्ट हो गया और आखिरी पार्ट हो गया। अब बीच में यहाँ से लेकर आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन के दोनों साइड में प्रमोटर एक तरफ और एक तरफ क्या बेटा? टर्मिनेटर सिचुएटेड है। ठीक है, बात समझ आ रही है? स्ट्रक्चरल जीन के दोनों तरफ कुछ अलग से डीएनए के बेस पेयर्स हैं। आगे वालों को प्रमोटर कह दिया, पीछे वालों को टर्मिनेटर कह दिया। बात समझ आ रही है बेटा? अभी इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लें, देन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में और डिटेल में चलते हैं इस साइड में। तो थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से करिए बेटा। चलिए बेटा, इसको रफ करते हैं। हाँ, चल अब ध्यान देंगे बेटा, ये क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं बेटा। बड़ा करके बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक, चले ध्यान से देख रहे हैं बेटा इसको। ये वाला आगे का हिस्सा
यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट में कुछ स्पेशल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, स्पेशल सीक्वेंस है बेटा उनका, ठीक। इस वाले रीजन को, जो लास्ट वाले हैं, इनको हमने नाम दे दिया किसका, टर्मिनेटर का। स्टार्टिंग वाले जो हैं उनको नाम दे दिया बेटा प्रोमोटर का। इसको अगर माना जाए कि ये क्या है बेटा, ये आपका 5 प्राइम एंड है, तो ये क्या होगा, 3 प्राइम एंड होगा, देन ये 3 प्राइम होगा, और ये वाला क्या है, 5 प्राइम है, ठीक है। बीच वाला पार्ट, यानी ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट क्या है, बीच का स्ट्रक्चरल जीन है। बीच वाला पार्ट प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का पार्ट क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, कुछ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का हम नाम लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, चलो अच्छा, इसकी नेमिंग थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं ताकि चीज़ें नीचे आ जाएं। हाँ, इसको लेता हूँ बेटा मैं 3 प्राइम, इसको लेता हूँ मैं क्या, 5 प्राइम, इसको लेता हूँ 5 प्राइम, और इसको लेता हूँ मैं 3 प्राइम। ठीक है, अब ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर ये स्ट्रक्चरल जीन का यहाँ पर अगर इसको कट मारता हूँ तो यहाँ पर पार्ट क्या आएगा, 5 प्राइम, ठीक है। इस साइड में क्या आएगा बेटा, इस देखो, अगर यहाँ से कट मारेंगे तो यहाँ पर 3 प्राइम आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, 5 प्राइम। तो ये 5 प्राइम टू क्या है, 3 प्राइम है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, सॉरी ऐसे करता हूँ बेटा मैं, ये 3 प्राइम है, यहाँ पर क्या आएगा, 5 प्राइम, यहाँ पर क्या है बेटा, 3 प्राइम है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 5 प्राइम आएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 3 प्राइम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 प्राइम आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको केवल ऐसे छोड़ देते हैं, चलो मिला लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा, ये अभी कट वट मत मारो, अभी एकदम सिंपल सी बात करते हैं, ठीक। अब एक वर्ड आता है बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड एंड नॉन सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। ये वाली बात समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा इसको गहराई में लेना पड़ेगा। हम इसका क्या करते हैं बेटा, पहले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिख लेते हैं, ATCGGCC, चलो बहुत GC हो गया, ATTA, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझो बेटा, बात को ध्यान से समझो। 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ट्रांसक्रिप्शन करने वाला जो एंजाइम था, कल उसके बारे में हमने बात की थी, उसका नाम था RNA पॉलीमरेज, ठीक। RNA पॉलीमरेज की एक आदत थी कि वो सिंथेसिस कैसे करता है बेटा, वो सिंथेसिस करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब आप बताओ कि वो DNA के इस स्ट्रैंड को पढ़ेगा या इस स्ट्रैंड को पढ़ेगा, क्योंकि ध्यान से सुनो बेटा, इधर ट्रांसक्रिप्शन इन दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक का होगा, या तो इसका होगा या तो इसका होगा। अब सवाल है कि किसका होगा, तो RNA पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करवाएगा, RNA बनवाएगा, उसकी एक आदत होती है कि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाता है, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा। तो आप बताओ कि वो कहाँ बना सकता है, इस स्ट्रैंड पर बनाएगा तो इधर से इधर बनाएगा, इस स्ट्रैंड पर बनाएगा तो इधर से इधर बनाएगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि RNA पॉलीमरेज काम शुरू करता है प्रमोटर से, ठीक है। प्रमोटर क्या है, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन के पहले का वो पार्ट है DNA का जो RNA पॉलीमरेज को ये बताता है कि भैया यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को शुरू कराने के लिए RNA पॉलीमरेज जहाँ पर अटैच होता है ना, वो प्रमोटर है। तो प्रमोटर क्या है, प्रमोटर वो जगह है जिससे RNA पॉलीमरेज जुड़ता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन इधर से शुरू होगा या इधर से, तो आपका जवाब है इधर से। अब इधर से शुरू होगा, चलो इतना बात तो समझ आ गया। अब कौन से स्ट्रैंड को कॉपी करेगा, चलो मान लिया कि मेरे पास एक RNA पॉलीमरेज यहाँ पर आके ऐसे बैठ गया, ठीक। अब कौन से, ये रेड कलर का क्या है, RNA पॉलीमरेज है, ठीक। अब ये कह रहा है कि भाई बताओ किस स्ट्रैंड को कॉपी किया जाए, इसको कॉपी किया जाए, किसको कॉपी किया जाए। तो इसकी एक आदत है बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाने की।
तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाने की अगर आदत है, सिंथेसिस करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसका मतलब रीडिंग कैसे करेगा, ये 3 से 5 करेगा, तभी तो ये 5 से 3 जा पाएगा। तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ से आरएनए बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। इस डीएनए पर काम करना चालू करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू क्या करेगा, आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा। रेड कलर का ये जो लाइन मैंने खींची है क्या है बेटा, आपका आरएनए है, ठीक है। यहाँ पर ए है तो आरएनए में तो ए के साथ में यू होता है, सी के साथ में जी होता है, जी के साथ में सी होता है, फिर जी के साथ में सी है, ए के साथ में फिर से यू है, सी के साथ में जी है, फिर सी के साथ में जी है, फिर जी के साथ में सी है, ए के साथ में फिर से यू है, टी के साथ में ए है, टी के साथ में ए है। तो ये क्या बन गया बेटा, एक आरएनए बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, एक आरएनए बन गया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस आरएनए के कोड कौन से स्ट्रैंड से मैच कर रहे हैं। डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है। मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, कॉन्सेप्ट वाली बात है कि ये जो आपने आरएनए बनाया, इस आरएनए पॉलीमरेज ने ये जो आरएनए बनाया, इस स्ट्रैंड को कॉपी कर की इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके, ठीक है, यानी इसकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके इसने क्या बनाया, एक आरएनए बना दिया। अब इस आरएनए को देखो और इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड को देखो, ये आरएनए इन दोनों में से किससे मैच करता हुआ दिख रहा है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये आरएनए इन दोनों स्ट्रैंड में से किससे मैच करता हुआ दिख रहा है, तो जिससे मैच कर रहा है ना, उस स्ट्रैंड को हम कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। अब आप देखो, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है। भाई साहब इससे तो नहीं मैच कर रहा, लेकिन नीचे वाले से देखो, यहाँ पर यू है, डीएनए में यू की बजाय टी होता है, ठीक है। जी है, फिर यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर यू है, डीएनए में टी होता है यू की जगह पर, यहाँ पर जी, यहाँ पर जी, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यू की बजाय क्या है, यहाँ पर टी है, ए है, ए है, ए है और ए है। यानी ये वाला जो स्ट्रैंड है ना बेटा, इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इससे मैच कर रहा है कौन, इससे मैच कर रहा है एमआरएनए। तो एमआरएनए जिस डीएनए के स्ट्रैंड से मैच करता है ना, उसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कहेंगे बेटा उसको, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक। और इसी को हम कहते हैं बेटा सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, सेंस स्ट्रैंड। अब सवाल ये है कि बना तो ये इससे है, लेकिन मैच किससे कर रहा है, मैच इससे कर रहा है, तो इसको तो कोडिंग स्ट्रैंड कह दिया। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कह देते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अगर आप ये ना समझ पाइएगा ना, तो आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। ये अगर 3 प्राइम है तो बेटा ये 5 प्राइम रहा होगा और आरएनए का ये साइड क्या होगा, 3 प्राइम रहा होगा। 5 to 3 बनते हुए आया है, 5 to 3 स्ट्रैंड ये है और नीचे वाला भी 5 to 3 स्ट्रैंड है। तो जो स्ट्रैंड सेम पोलैरिटी का होता है ना, वही आपका क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है। देखो ये 5 to 3 है, ये भी क्या है बेटा, 5 to 3 है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ये 5 to 3 है, वो 3 to 5 है, इसलिए क्या है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। इसको हम सेंस स्ट्रैंड कह रहे हैं बेटा। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। बात समझ आई बेटा, इतनी बात समझ आई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोडिंग स्ट्रैंड को डिफाइन करते हैं। अब सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसके कोड आरएनए से मैच करते हों और उसमें आरएनए में यू होता है और उसमें यू की बजाय क्या होगा, टी होगा, वो स्ट्रैंड क्या कहलाएगा बेटा, वो स्ट्रैंड आपका कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। सिंपली आप ये कह सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसके कोड किससे मैच कर रहे हो बेटा, जिसके कोड आरएनए से मैच कर रहे हो, वो क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। तो क्या लिखोगे, दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, that strand of DNA of transcription unit which nucleotide codes, which nucleotide codes are matched with RNA are called कोडिंग स्ट्रैंड।
आर कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड, यानी डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसके कोड आरएनए से मैच करते हैं वो तो कोडिंग स्ट्रैंड है। अब बात करेंगे बेटा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड की। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होगा जिसके कोड नहीं मैच करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको देख के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है ना, ये आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये क्या है बेटा, आपका आरएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के जिस स्ट्रैंड को देखकर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू आरएनए बना रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं बेटा, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट के सामने वाला जो है ना वो क्या है बेटा, नॉन टेम्पलेट है। ये क्या है, नॉन टेम्पलेट है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है, तो वो 3' to 5' होता है। नॉन टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होती है, 5' to 3' होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, 5' to 3' होती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, तो एंटीसेंस बेटा क्या है, 3' to 5' है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर हमें डिफाइन करना हुआ कि ये जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है ना जिसको देखकर आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू क्या बनाता है बेटा, आरएनए बनाता है, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, यहाँ पर उसको भी परिभाषित कर लेते हैं बेटा। कहाँ लिखें, चल यहाँ लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन लिखने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, सबसे पहले बात करेंगे बेटा डीएनए के उस स्ट्रैंड की जिसको देखकर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू ये आरएनए पॉलीमरेज क्या बना रहा है, आरएनए, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो क्या लिखोगे, दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए which form RNA through complementary base pairing, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू आरएनए बनाता है उसको हम क्या कह लेते हैं, उसको हम कह लेते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। बात समझ आई बेटा, यहाँ तक बात समझ आई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रमोटर क्या है, प्रमोटर वो रीजन है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो रीजन है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। टर्मिनेटर क्या है, टर्मिनेटर वो रीजन है इस आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जहाँ से आरएनए बनने की प्रोसेस खत्म होती है, यानी रुक जाती है, ठीक है। बात समझ आई बेटा। तो प्रमोटर के लिए क्या लिखोगे, दैट पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑन विच आरएनए पॉलीमरेज अटैच इज कॉल्ड प्रमोटर। टर्मिनेटर क्या लिखोगे, दैट पार्ट ऑफ आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑन विच प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप इज कॉल्ड टर्मिनेटर, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आप स्क्रीनशॉट करें। फिर हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है अप स्ट्रीम का एंड डाउन स्ट्रीम का। व्हाट आर द अप स्ट्रीम्स एंड डाउन स्ट्रीम्स इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें। आपको प्रमोटर दिख गया, आपको स्ट्रक्चरल जीन दिख गया, ये इतना पार्ट पूरा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन का है बेटा। टर्मिनेटर दिख गया, कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी आई होप। फिर हम लोग चलते हैं बेटा आगे, आगे चलेंगे और सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा रफ करते हैं इसको। चलो यहाँ पर आप छोटी सी हेडिंग लगाएंगे बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम।
ठीक है। अब ध्यान सुनिए बेटा, यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम बनाते हैं, ये हो गई आपकी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आगे की तरफ इसमें क्या है, ये आपका प्रमोटर रीजन है, ये आपका क्या है, टर्मिनेटर है, ये क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल जीन है। क्या है ये इतना स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ तक। ये पार्ट क्या है यहाँ तक, ये आपका टर्मिनेटर है, एंड दिस वन इज योर प्रमोटर रीजन। ठीक है। एक बात नोट डाल के इसमें लिख लीजिएगा कि टर्मिनेटर एंड प्रमोटर के जो जीन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट नहीं होते कहाँ पर, एमआरएनए में। यानी यहाँ पर जो आरएनए बन रहा है उसमें टर्मिनेटर के न्यूक्लियोटाइड्स नहीं दिखेंगे आपको, और किसके न्यूक्लियोटाइड्स नहीं दिखेंगे, और नहीं दिखेंगे आपको प्रमोटर के। ठीक है, उसको आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं बेटा, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरल जिनका पहला न्यूक्लियोटाइड है वो ये है, दूसरा ये है बेटा, तीसरा ये है। तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड है स्ट्रक्चरल जिनका, जो पहला न्यूक्लियोटाइड है ना, उसको मैं कहता हूँ +1। दूसरा न्यूक्लियोटाइड जिसकी कॉपी होगी, क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, वो क्या है, +2 है। तीसरा वाला +3 है, इसको मैं लिखता हूँ 3', इसको लिखता हूँ बेटा 5', यहाँ पर 5', एंड ये है 3'। ठीक है, कॉपी किसकी होगी सर, इस स्ट्रैंड की होगी, क्योंकि 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है हमारा क्या, आरएनए। ठीक है, अब ये आपका जो पहला न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब होगा उसको हमने नाम दे दिया +1 का, दूसरे वाले को +2, तीसरे वाले को +3, चौथे वाले को +4, पाँचवें वाले को +5, ऐसे करते हुए बेटा +6, +7, ऐसे करते हुए आगे चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले का जो न्यूक्लियोटाइड होगा ना, उसको हम कहेंगे -1, फिर -2, फिर यहाँ पर जो तीसरा वाला होगा उसको -3, इससे पहले वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे बेटा, -4, उससे पहले वाले को -5, ऐसे कहेंगे बेटा। तो ये वाला जो रीजन है, इस +1 के पहले वाला जो रीजन है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं बेटा, अपस्ट्रीम। यानी जो पहला न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब होगा डीएनए का, उसको हम +1 कह रहे हैं। उससे जस्ट पहले का न्यूक्लियोटाइड जो प्रमोटर रीजन में है ना, उसको हम क्या कहते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये जो डायरेक्शन है ना, ये क्या है बेटा, अपस्ट्रीम है। क्या है बेटा, अपस्ट्रीम है। और ये जो +1, +2, +3 जिस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होता चला जाएगा ना, इस डायरेक्शन को हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसको हम कह रहे हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक, तो अप स्ट्रीम को कैसे लिख रहा है बेटा, अप स्ट्रीम को माइनस में लिखा जा रहा है। अगर मैं लिखता हूँ -30 अप स्ट्रीम, -30 अप स्ट्रीम, इसका मतलब क्या है कि ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसक्राइब हो रहा है ना, उससे 30 न्यूक्लियोटाइड पहले, 30वां न्यूक्लियोटाइड पहले, यानी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते हुए 30 तक जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ +30 डाउन स्ट्रीम, +30 डाउन स्ट्रीम, तो पहला न्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसक्राइब हो रहा है उससे जो 30 नंबर का होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते हुए जो 30 नंबर का होगा ना, उसको हम कह रहे हैं बेटा +30। -30 +30 का मतलब समझ रहे हो आप। पहले न्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसक्राइब हो रहे हैं उनसे जो पहले के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना, उनको माइनस कहोगे अप स्ट्रीम में। उसके बाद वाले जो ट्रांसक्राइब होंगे ना, उनको आप क्या कहोगे बेटा, डाउन स्ट्रीम कहोगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है बेटा, यहाँ तक समझ आ रही है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगर देखें तो इस वाले स्ट्रैंड को हम क्या कह रहे हैं, इस वाले स्ट्रैंड को तो हम नॉन कोडिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो आरएनए ये बन रहा है, ये वाला आरएनए इससे मैच करता है, तो ये वाला तो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। नीचे वाले को हमने कोडिंग स्ट्रैंड कह दिया, और इसको क्या कहेंगे बेटा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या कह रहे हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड।
ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए, प्रमोटर तो अटैच होता है, प्रमोटर तो अटैच स्ट्रक्चरल जीन के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करो तो स्ट्रक्चरल जीन को मैं ऐसे अलग से बनाता हूँ, इस स्ट्रक्चरल जीन को थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ मैं, ऐसे है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे एक आरएनए बन रहा है, ये क्या है, ये एक आरएनए है, ठीक है। ये वाला नॉन कोडिंग है, ये कोडिंग है, ये टेम्पलेट है, ये नॉन टेम्पलेट है, ठीक है। इतनी बात समझ आई बेटा। इतनी बात समझने के बाद हम अगर आगे बढ़ें तो ये 3 प्राइम था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा, सॉरी ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम होगा। सॉरी 1 मिनट यार, क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा, बनने की डायरेक्शन 5 to 3 है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू ये बन रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अब ध्यान से देख अगर इधर, तो चाहे वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हो चाहे वो कोडिंग स्ट्रैंड हो, प्रमोटर तो दोनों से लगा हुआ है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, प्रमोटर तो दोनों से लगा हुआ है। तो प्रमोटर इज अटैच्ड विथ बोथ नॉन कोडिंग एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये वाला क्या है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। और प्रमोटर जो होता है ना बेटा, वो कहाँ से जुड़ा है, वो जुड़ा किससे है, वो जुड़ा है कोडिंग स्ट्रैंड से। किससे जुड़ा है, कोडिंग स्ट्रैंड से। और किससे जुड़ा है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रमोटर इज अटैच्ड विथ, प्रमोटर इज अटैच्ड विथ both coding and non-coding strand, ठीक है। ये बात क्लियर है बेटा। और कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, वहाँ पर मैंने अलग से समझा दिया है आपको कि वो स्ट्रैंड जिसके कोड आरएनए से मैच करते रहेंगे ना डीएनए का, वो स्ट्रैंड क्या कहलाएगा बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड। तो इस वाले से अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू ये आरएनए बन रहा है तो इस आरएनए के कोड इस वाले स्ट्रैंड से मैच करेंगे, ठीक है। तो बाई कन्वेंशन हम लोग क्या समझते हैं, बाई कन्वेंशन ये मान लिया गया कि प्रमोटर और टर्मिनेटर दोनों फिक्स होते हैं किसके साथ में बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड के साथ में और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के साथ में। यहाँ पर टर्मिनेटर को भी देख किससे जुड़ा होगा, वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से भी जुड़ा है और कोडिंग स्ट्रैंड से भी जुड़ा है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से भी जुड़ा है और कोडिंग स्ट्रैंड से भी जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें, तो देन हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो बाई कन्वेंशन वाली बात समझ गए हो ना बेटा, बाई कन्वेंशन वाली बात समझ गए हो तो फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। बाई कन्वेंशन ये माना गया कि ये जो टर्मिनेटर होता है, ये जो प्रमोटर होता है, वो कोडिंग स्ट्रैंड से भी जुड़ा है और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से भी जुड़ा है। तो बाई कन्वेंशन क्या माना गया, बाई कन्वेंशन ये माना गया कि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना, देखो इसको देखकर अगर आरएनए बन रहा है तो ये नॉन कोडिंग है और ये वाला कोडिंग है, क्योंकि इसके कोड इससे मैच करेंगे, ठीक है। तो इस कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर क्या जुड़ा होगा, प्रमोटर जुड़ा होगा। और इस कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पर क्या जुड़ा होता है, टर्मिनेटर जुड़ा होता है। ये बात हम लोग बाई कन्वेंशन मानते हैं। अगर चाहो आप तो हम लिख देते हैं, चलो लिख ही देते हैं, ठीक है। तो बाई कन्वेंशन हम क्या कहते हैं बेटा कि प्रमोटर इज अटैच्ड with 5 prime end of coding strand and terminator is attached with 3 prime end of कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर हमेशा प्रमोटर होगा, 3 प्राइम एंड पर हमेशा टर्मिनेटर होगा, ये वाली बात है, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया बेटा, तो हम लोग चलते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो चलो रफ करता हूँ बेटा मैं सबका सब। अब हम लोग देखेंगे बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। फिर टाइम बचता है तो देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज को, थोड़ा सा नहीं बचेगा,
तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिलहाल अभी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बीच डिफरेंस को, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की, देन बात करेंगे बेटा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। सपोज करिए मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एक यूकैरियोटिक सेल है। क्या है ये? एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या है बेटा? ये एक यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर डीएनए है। इसके अंदर क्या है? ये डीएनए। अब इस डीएनए के एक स्ट्रैंड से कॉपी के थ्रू क्या बना? एक आरएनए बना। इस आरएनए को नाम दिया हमने एचएनआरएनए। क्या नाम दिया बेटा? एचएनआरएनए। 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या बना बेटा? एक एचएनआरएनए बना। इसको नाम दिया हमने एचएनआरएनए। ये एचएनआरएनए थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ। मॉडिफाई होने के बाद एक आरएनए बना और ये आरएनए अब न्यूक्लियस से क्या हुआ? बाहर आया, ठीक है। आरएनए बनता है, फिर उसका मॉडिफिकेशन होता है, फिर एमआरएनए बना, फिर न्यूक्लियस से बाहर आया बेटा कहाँ पर? वो साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल है, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कैसे राइबोसोम होंगे? तो सर एटीएस राइबोसोम होंगे। तो इस पर क्या होते हैं बेटा? राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम की स्मॉल यूनिट होती है और एक क्या होती है बेटा? लार्ज यूनिट होती है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं बेटा? जुड़कर अब क्या करेंगे? इसमें ट्रांसलेशन करवा देंगे। और ट्रांसलेशन करवा देंगे तो इससे क्या बन जाएगी बेटा? इससे बन जाएगी एक अच्छी सी प्रोटीन। क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी, ठीक। ये क्या बन रही है? एक प्रोटीन बन रही है, ठीक है। ये बात समझ आई बेटा? तो ये वाली प्रोसेस इस एमआरएनए से, ये जो था ये क्या था? ये एमआरएनए था। ये क्या है बेटा? ये है आपका राइबोसोम। क्या है बेटा? ये राइबोसोम है, ठीक है। इस राइबोसोम से क्या बन रहा है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ये ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहा है। ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बना रहा है? ये प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। कौन सा राइबोसोम है बेटा? ये यूकैरियोट का है, एटीएस है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? तो ये प्रोसीजर है किसका? ये प्रोसीजर है किसका? यूकैरियोटिक सेल का, जहाँ पर एक डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड से एक एचएनआरएनए बना, ठीक है। फिर उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, फिर एक आरएनए बना। वो आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया। कहाँ पर आया बेटा? साइटोप्लाज्म में। तो व्हाट इज दिस? दिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म है किसका? यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पर बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल में। किस में देखेंगे बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। अब यहाँ पर बनाते हैं बेटा एक प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कहाँ होता है बेटा? उसके साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये क्या है? एक डीएनए है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। अब इसके किसी एक स्ट्रैंड से क्या बन रहा है? एक आरएनए बन रहा है। अब इसके आरएनए में कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती जैसे वहाँ हो रही थी, ठीक है। और जब तक पूरा आरएनए नहीं बन जाता उससे पहले ही ये राइबोसोम से अटैच हो जाता है। इससे क्या अटैच हो गया बेटा? राइबोसोम की दोनों यूनिट्स अटैच हो गई। और इससे क्या बनना स्टार्ट हो गया बेटा? इससे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है, ठीक है।
तो बिफोर द कंप्लीटिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज स्टार्टेड इन प्रोकैरियोटिक सेल। देखो यहाँ से ये बाहर आया, ठीक है, आरएनए बन के थोड़ा सा बाहर आया, बाहर आते ही इससे प्रोटीन इससे क्या अटैच हो गया बेटा, इससे अटैच हो गया राइबोसोम। क्या अटैच हुआ, इससे अटैच हुआ राइबोसोम। और राइबोसोम कैसा, 70S, बिकॉज दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम था जो अटैच हुआ और क्या बनाने लग गया बेटा, प्रोटीन बनने लग गई। ठीक है, तो प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ही हम क्या नाम देते हैं बेटा, इसको तो हम सब ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, कंप्लीट होने से पहले ही इसमें क्या स्टार्ट हो गया बेटा, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये प्रोसेस तो न्यूक्लियस के अंदर हुई थी, इसके आरएनए बनने की प्रोसेस तो न्यूक्लियस के अंदर हुई थी, लेकिन ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कहाँ होगी बेटा, तो ये होगी साइटोप्लाज्म में। तो ये कहाँ पर हो रही है बेटा, ये साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो ये क्या है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अब ऐसे मोटा मोटा सा डिफरेंस लिख लेते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, तो अगर दोनों के बीच ऐसे मोटा मोटा डिफरेंस की बात करें ना, तो क्या आता है, सबसे पहली बात आती है इनकी लोकेशंस की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी बेटा, लोकेशन की। ठीक है, लोकेशन की बात करेंगे तो इसमें कहाँ पर होता है, इसमें देखो ये एक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, जिसमें आपको न्यूक्लियर पोर दिख रहे हैं। तो इसमें कहाँ होता है बेटा, इसमें होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, इसमें इसकी लोकेशन क्या है बेटा, इसमें अगर लोकेशन की बात करें तो इसमें कहाँ पर होता है, इसमें अगर लोकेशन की बात करें कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। अब न्यूक्लियस में हो रहा है, तो न्यूक्लियस में डीएनए से क्या बनता है बेटा, डीएनए से एक एचएनआरएनए बन रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसका मॉडिफिकेशन होता है, इसके मॉडिफिकेशन के बाद क्या बनता है बेटा, इसके मॉडिफिकेशन के बाद बनता है आरएनए। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए से डायरेक्ट क्या बनता है, डायरेक्ट बनता है आरएनए। सो नो मॉडिफिकेशन इज नीडेड, नो मॉडिफिकेशन, so no modification is needed in prokaryotes। ठीक, तीसरी बात क्या लिखेंगे बेटा, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे वो ट्रांसलेशन हो, दोनों की लोकेशन क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक में सेम है लेकिन यूकैरियोट्स में अलग अलग है। देखो ये जो प्रोसेस हो रहे हैं ना, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, क्योंकि यम आरएनए से क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल में होता है, न्यूक्लियस में। लेकिन बेटा ट्रांसलेशन देख कहाँ पर हो रहा है, ट्रांसलेशन कहाँ पर हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब बात करेंगे बेटा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसमें अगर हम ट्रांसलेशन देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं बेटा, ट्रांसलेशन देख रहे हैं, और इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं। ठीक, दीज बोथ प्रोसेस अकर्स इन, these both process occurs in cytoplasm of prokaryotic cell, cytoplasm of prokaryotic cell। अब आ जाओ बेटा यहाँ पर, अब जो बोल रहे हैं ना ध्यान से सुनेंगे, इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो भी आरएनए पॉलीमरेज है, और इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा ना वो भी क्या है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज ही है। तो एंजाइम की बात करें दोनों के, तो इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है ना वो क्या है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, इसमें भी जो एंजाइम यूज़ होता है वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। तो सर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ध्यान से देख बेटा, यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है ना वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का। बट
इन यूकैरियोट्स RNA polymerase is of three type. RNA polymerase is of three types. First, RNA polymerase 1. Second, RNA polymerase 2. And third, RNA polymerase 3. ठीक, इसमें जो RNA पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है ना वो केवल एक होता है। इन प्रोकैरियोट्स only one type of RNA polymerase is present. One type of RNA polymerase is present. अब ध्यान से देख बेटा, इधर एक मिनट बेटा, ऐसे होल्ड करना जरा। तो सॉरी बेटा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू है इस शहर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा, हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होता है ना वो क्या है, RNA पॉलीमरेज है। लेकिन वो RNA पॉलीमरेज बेटा 3 टाइप का होता है, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। लेकिन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही RNA पॉलीमरेज होता है। RNA पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, देखो जब DNA से क्या बन रहा होगा, देखो इधर मैं लिखता हूँ बेटा, अगर DNA से RNA बन रहा है, कौन सा, rRNA, जिसको आप राइबोसोमल RNA कहते हो, तो इसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो इस्तेमाल होगा ना वो होगा RNA पॉलीमरेज 1। ठीक है, अगर DNA से RNA बन रहा है, कौन सा RNA, mRNA, तब जो पॉलीमरेज इस्तेमाल होगा ना वो होगा RNA पॉलीमरेज 2। ठीक है, और अगर DNA से बन रहा है क्या बेटा, mRNA। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा बेटा mRNA नहीं, tRNA। DNA से अगर tRNA बन रहा है तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा, RNA पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था बेटा किसका, RNA का, कि इसमें अलग अलग RNA बनाने के लिए अलग अलग RNA पॉलीमरेज हैं। इसमें क्या है, सभी तरीके के RNA बनाने के लिए केवल एक ही पॉलीमरेज है जिसको हम RNA पॉलीमरेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। तो बेटा क्लास लंबी हो जा रही है, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की क्लास हो गई है, तो इस क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इस एंजाइम की खासियत, कि इस एंजाइम में क्या खास होता है, इसकी बनावट कैसे होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ RNA पॉलीमरेज। उसके बाद हम लोग सीखेंगे बेटा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन होगा, एलोंगेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा। ठीक है, इनिशिएशन मतलब पहले शुरुआत होगी RNA बनने की, एलोंगेशन मतलब RNA बड़ा होता जाएगा, टर्मिनेशन मतलब RNA का बनना बंद होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए अच्छे से, और पढ़ाई भी अच्छे से करिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं। और कोशिश करते हैं बेटा कि एक दिन में ना 2 लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश है। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्रयास तो करना ही है, प्रयास करते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो देखते हैं कोई अल्टरनेटिव। लेकिन मोटिव यही है कि दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म होना है। ये आप बहुत ही लेंदी चैप्टर है, ये ख़त्म हो जाने के बाद बाकी के चैप्टर्स थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे और हो भी जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से फेस्टिवल मनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।